सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। आज हम अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक करेंगे जो कि है स्पेस। ये जितना हो पाएगा इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम पार्ट 2 में इसका रेस्ट बचा हुआ टॉपिक कवर कर लेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। जो स्पेस है उसमें हम बेसिकली स्पेस पोल्यूशन, स्पेस गवर्नेंस, स्पेस स्टेशन, उसका बेसिक्स, लॉन्च व्हीकल्स, हमारे पास जो साउंड रॉकेट है रोहिणी, एक्सपेंडेबल है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, ASLV, PSLV, SSLV, GSLV, ये कैसे काम करते हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या है, ये सब देखेंगे। देन हमारे पास रीयूजेबल व्हीकल है NGLV, RLV, अवतार, ULV, ये सब देखेंगे। सैटेलाइट्स देखेंगे, आपके लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में क्या डिफरेंस होता है। देन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स देखेंगे। देन हम देखेंगे सेट नेव, मतलब सैटेलाइट नेविगेशन हमारी इंडिया में दो तरीके से होती है, एक IRNS जो हमारा खुद का है और एक गगन है जो हम अभी रिसेंटली डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम एक्सप्लोरेशंस में देखेंगे LHC, आपका हेड्रन कॉरिडोर, देन आपका ल्यूनर मिशन, मार्स, ग्रेविटेशनल वेव्स, लीगोस, जेम्स वेब टेलीस्कोप, आदित्य L1 जो मैंने अभी हिंदू में कवर भी किया था, आदित्य L1, आप वहाँ पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है इंडिया में स्पेस में, ये सब टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। सो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना फर्दर पार्ट्स के लिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले है, हम जो पढ़ते हैं दैट इज़ रॉकेट। रॉकेट में आपका एक फ्यूल होता है, एक ऑक्सीडाइजर होता है। ऑक्सीडाइजर इसलिए होता है क्योंकि उसको एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है वो यूज़ करने की परमिशन नहीं होती, बेसिकली वो यूज़ नहीं करता है, इसलिए रॉकेट के खुद के अंदर ही अपना फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होता है। इस एग्जाम्पल्स हम एक्सपेंडेबल रॉकेट और रीयूजेबल रॉकेट्स। अगर उसमें ऑक्सीडाइजर नहीं होगा तो कंबशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी और जो आपका रॉकेट है वो टू प्लेस ऑफ नहीं कर पाएगा। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, मैं आपको मिसाइल चैप्टर में फर्दर कराऊंगी, इसका एग्जाम्पल रहेगा अग्नि। तो जो आपकी अग्नि है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, और दूसरी होती है आपकी जेट वाली जिसमें हैविंग फ्यूल बट नो ऑक्सीडाइजर, उनमें आपका ऑक्सीडाइजर नहीं होता है। ठीक है, और वो इसलिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं कंबशन के टाइम पर। ठीक है, सो नीड ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर कोल्ड एयर ब्रीथिंग। अब इसका एग्जांपल रहेगा आपकी क्रूज मिसाइल, जैसे कि आपकी ब्रह्मोस है, ये आपकी रैमजेट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और ये आपकी एटमॉस्फेयर की जो है ऑक्सीजन को यूज़ करती है और मूव करती है। ठीक है, साथ ही में आपको ये याद रखना है कि आपकी क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल किस तरीके से वर्क करेंगी। बेसिकली जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होगी वो आपकी इस तरीके से ट्रेजेक्टरी बनाती है, मतलब अगर आपने यहाँ से उसको सरफेस से लॉन्च किया है तो वो इस तरीके से जाकर ट्रेजेक्टरी जाएगी और दूसरे सरफेस पर जाकर हिट करेगी टारगेट पर। लेकिन जो आपकी क्रूज मिसाइल होती है वो आपके अर्थ सरफेस के इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक पूरा रिवॉल्व करती है। ठीक है, ऐसे सर्कल में। आपकी लर्न करने की ट्रिक ये रहेगी, जो क्रूज है उसमें आपका S आता है, तो आप इस तरीके से याद रखिए, जिसकी स्पेलिंग छोटी है वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगी और वो स्ट्रेट ट्रैवल करेगी। ऐसे बैलिस्टिक में भी S आता है, बट क्रूज की स्पेलिंग छोटी है तो जिस छोटे स्पेलिंग में S आएगा वो आपका स्ट्रेट ट्रैवल करेगी और ज़्यादा ऊपर तक हाइट में नहीं जाती है। जबकि आपकी जो बैलिस्टिक है पहले वो अपर एटमॉस्फेयर में जाएगी, उसके बाद आपके दोबारा से लोअर एटमॉस्फेयर में आके हिट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपना। अब हम देखते हैं हमारे जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर एट ईस्ट ऑफ एवरी कंट्री क्यों होता है प्लेस, क्योंकि इसलिए होता है जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो जब हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी और हम सैटेलाइट भी अगर इसी डायरेक्शन में लॉन्च करेंगे तो इन केस अगर सैटेलाइट गिरने का चांस है तो वो आपके यहाँ ईस्ट में ओशंस में गिरेगी, ना कि किसी कंट्री पर। लॉन्च सैटेलाइट इज नॉट क्लोज टूवर्ड्स पोल्स, शुड बी टूवर्ड्स इक्वेटर। रीजन इज सरफेस स्पीड इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट द poles to gain the momentum, so get benefit from the natural rotation of earth, so fuel consumption should be less। ये पॉइंट हमें बता रहा है कि हमारी जो लॉन्चिंग सैटेलाइट है वो टुवर्ड्स इक्वेटर ज़्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली पोल्स के, क्योंकि अगर हम इक्वेटर पे रह के लॉन्च करते हैं यहाँ पर हमारा जो मोमेंटम होता है, नेचुरल रोटेशन की जो स्पीड होती है अर्थ की वो मैक्सिमम होती है, तो हमें नेचुरल मोमेंटम मिल जाएगा, तो हमारा फ्यूल कंजम्पशन लेस हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे कुछ रॉकेट लॉन्च स्टेशंस हैं। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं। रिसेंटली न्यूज़ थी कि हम एक कुल्ला से कारटपट्टिनम जो है आपका साउथ में जगह, यहाँ पर अपना एक जो है टूटीकोडी के पास एक सैटेलाइट स्टेशन बनाने का सोच रहे हैं, ताकि हमें अभी हम सिर्फ सतीश धवन सेंटर से लॉन्च करते हैं STSC से, तो हमारी कुछ इस तरीके से ट्रेजेक्टरी होती है। पहले हमारे रॉकेट को ऐसे जाना पड़ता है, उसके बाद ये ऐसे इस तरीके से इक्वेटर क्रॉस करता है। अगर हम यहाँ बना लेंगे आपका कुल्ला से कारटपट्टिनम पे, ठीक है, तो उसके बाद ये डायरेक्ट आ जाएगा, तो हमारी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम रिक्वायर होगी और इस तरीके से उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा और कॉस्ट भी कम हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक स्पेस। अब तक मैंने आपको
बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस बताया है। तो अब हम देखते हैं, अगर हमें अर्थ से मून पे सैटेलाइट पहुंचानी है, तो जैसे अभी हमने चंद्रयान 3 आपका लॉन्च किया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना हमने चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया था, ठीक है। सो अगर हमें अर्थ से मून पर भेजना है तो ऑब्वियसली वो इस तरीके से डायरेक्ट नहीं जाता है, वो इस तरीके से अर्थ के ऑर्बिट्स में घूम घूम कर फिर मून के ऑर्बिट में जाएगा। इससे आपकी फ्यूल कंजम्पशन कम लगती है, क्योंकि हमारे पास बजट कम है, इसलिए हम इस तरीके से यूज़ करते हैं और मून पर पहुंचा देते हैं। इसमें आपका लो एनर्जी ट्रांसफर होता है, फ्यूल कॉस्ट कम होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल थे अपोलो 11 जो है आपका 20 टन पर सेकेंड फ्यूल की कॉस्ट उसने यूज़ की थी, क्योंकि वो लोग ऑर्बिट्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और उनका बजट भी ज़रूर से ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे जो फ्यूल है वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जो आपके फ्यूल हैं वो सॉलिड, लिक्विड होते हैं, मतलब मेजरली 2 टाइप के होते हैं आपके, सॉलिड और लिक्विड। इसी का आपके फर्दर पार्ट होता है, लिक्विड में हाइपरगोलिक, क्रायोजेनिक और पेट्रोलियम बेस्ड। सॉलिड में आपका एल्यूमिनियम पाउडर के जैसा होता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं बाउंडेड बाय HTPB, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम इसको फर्दर डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप याद रखिए कि सॉलिड में आपका एल्यूमिनियम पाउडर की तरह होगा, लिक्विड में आपका हाइपरगोलिक, क्रायोजेनिक और पेट्रोलियम बेस्ड रहेगा। जो सॉलिड फ्यूल होते हैं वो प्री मिक्सड आते हैं ऑक्सीडाइजर के साथ। अगर ये आपका पूरा एक फ्यूल है सॉलिड, तो इसी में ये आपका प्री मिक्सड होगा, ऑक्सीडाइजर भी और आपका फ्यूल भी, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन और फ्यूल मिक्स रहता है, आप सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन लिक्विड वाले में आपको पता रहता है किस चैम्बर में क्या है। बेसिकली आपका जो रॉकेट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से उसमें स्टेजेस रहती हैं। ये आपका पूरा एक रॉकेट होता है, इसमें ऊपर वाली स्टेज को हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं जो ट्रायंगुलर शेप की, और नीचे वाली को सेकंड स्टेज बोलते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि हर स्टेज के पास सेवरल इंजन्स होते हैं जो वो यूज़ करता है अपने प्रोपल्शन के टाइम पर। देखिए ये आपका एक एक्सपेंडेबल रॉकेट है, ठीक है। इसमें ये ऊपर वाला पार्ट है जो फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो जाता है। ये नीचे वाला पार्ट होता है जिसमें आपका जो है सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत रहती है, ठीक है। ये अलग अलग हो जाते हैं आपके स्पेस में जाकर। देन जो आपके रीयूजेबल रॉकेट होते हैं उनको हम बोलते हैं इनवेरिएबल सॉलिड फ्यूल होते हैं उनकी फर्स्ट स्टेज पर, ठीक है। हमेशा नहीं बट मोस्टली। सॉलिड हैव मैक्सिमम डेंसिटी टू प्रोवाइड मैक्सिमम थर्स्ट, इसलिए हम फर्स्ट स्टेज पे आपका सॉलिड फ्यूल रखते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेबल भी रहता है। then at particular point switching off and release satellite, then on and then off release satellite। ये आपका क्रायोजेनिक में होता है। बेसिकली अगर आपका सॉलिड फ्यूल है तो आप उसमें इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि आपने रॉकेट हवा में लॉन्च कर दिया और आप उसके सैटेलाइट को पहले ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं रिलीज़ करने के लिए। रॉकेट के अंदर सैटेलाइट होती है, हमारा जो भी व्हीकल होता है, मशीन होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आप ऑन कर रहे हैं एंड ऑफ कर रहे हैं। आपको बार बार अगर ऑन एंड ऑफ वाली टेक्नोलॉजी चाहिए तो आपको उसके लिए क्रायोजेनिक फ्यूल रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप सॉलिड फ्यूल रखते हैं तो आप बार बार ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते हैं। देन आपका जो सॉलिड फ्यूल होता है उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। ड्रॉबैक ऑफ सॉलिड फ्यूल, वंस स्विच्ड ऑन कांट स्विच्ड ऑफ, सो नॉट अलाउ द मैन्यूवर, बट इन बैलिस्टिक मिसाइल वी यूज सॉलिड फ्यूल, डोंट वांट टू चेंज द डायरेक्शन। सो बैलिस्टिक मिसाइल जो आपकी होती है, अभी मैंने आपको बताया था, वो ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, ठीक है। वो पोल्स तक नहीं जाती, पहले अपर एटमॉस्फेयर में जाएंगी देन दोबारा से इनर एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो उनमें हम सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को हम एक टारगेट के अकॉर्डिंग लॉन्च करते हैं। तो जहां हमें मिसाइल गिरानी है, हमें जब मनूवर उसमें करना ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं उसमें ऑन एंड ऑफ हो, तो इसलिए हम सॉलिड फ्यूल यूज़ करेंगे। क्योंकि जहाँ हमें मिसाइल गिरानी है हम उस टारगेट को लॉक करके उसको भेजते हैं, हम उसको कहकर भेजेंगे कि आपको A पॉइंट से B पॉइंट पर जाके हिट करना है। तो जब हमें ऑलरेडी लॉक्ड है टारगेट तो इसलिए हम उसमें सॉलिड फ्यूल यूज़ करेंगे। हम क्रायोजेनिक फ्यूल उन व्हीकल्स में उन रॉकेट्स में यूज़ करते हैं जो हमें बीच में डायरेक्शन जिनकी चेंज करनी पड़ती हो, कि हमने शुरुआत में लॉक किया था B लेकिन अब हम चाहते हैं वो C पे जाके गिरे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि आपका अग्नि है, उसमें हम लिक्विड फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लेकिन जो लिक्विड होता है सॉलिड फ्यूल यूज़ करते हैं क्योंकि जो लिक्विड होता है वो कोरोसिव होता है, और मिसाइल्स में हम ज़्यादा टाइम तक आपका यूज़ नहीं कर सकते कोरोसिव फ्यूल, ठीक है। उसके बाद ये हमारे मैंने डायग्रामेटिकली समझाया था कि किस तरीके से आपका मिसाइल और जो है रॉकेट वर्क करता है। ये आपकी मिसाइल हो गई है, ठीक है। ये आप उसका नीचे वाला पार्ट है जिसमें मिसाइल आपकी स्टोर होती है। जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे बॉम्ब होता है, वो सेपरेट हो जाता है, वो बॉम्ब की तरह, मतलब एक गोम की तरह दिखाई देने वाला, ठीक है। उसके बाद जो है इन सॉलिड वी कांट ऑन एंड ऑफ सिस्टम में मैंने दोबारा से वही बात लिखी थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। जैसे सॉलिड फ्यूल को हम मनोवर नहीं कर सकते, अभी हमने पढ़ा है
दैट इज़ फर्स्ट लॉन्च सिस्टम रेडी करते हैं, देन SLV-3, देन इंटीग्रेटेड मिसाइल। ये वही बता रहा है कि जब अगर हमने एक बार लॉन्च सिस्टम रेडी कर दिया है, जैसे SLV-3 है, और हमने उसमें मिसाइल डाल दी है, तो हम दोबारा से उसको ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते इन केस ऑफ सॉलिड फ्यूल। अब हम पढ़ते हैं लिक्विड फ्यूल। जो लिक्विड फ्यूल होते हैं वो आपका कैंसर कोज कर सकते हैं, कोरोसिव होते हैं, ठीक है। इट इज़ हैविंग हाइपरगोलिक फ्यूल, इसलिए इसको हाइपरगोलिक, क्योंकि कैंसरस फ्यूल होता है, क्योंकि इसमें फ्यूल और जो ऑक्सीडाइजर है वो कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं इग्निशन स्टार्ट होने से पहले भी। इसमें आपके जो फ्यूल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल है UDMH एंड MMH। UDMH इज अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्राजीन और MMH है मोनोमिथाइल हाइड्राजीन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्राजीन, मोनोमिथाइल हाइड्राजीन। These chemicals damage ozone, that is all the major space agency are replacing with them by green propellant। क्योंकि ये हमारे कैंसरस कोजिंग होते हैं और ओजोन को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए सारी स्पेस एजेंसीज जो है इनको रिमूव करने का सोच रही हैं बाय ग्रीन प्रोपेलेंट। ग्रीन प्रोपेलेंट आपका क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड मीथेन को यूज़ करके बनाया जाता है। साथ ही में उसमें केरोसिन होता है, लेकिन इजरोस फ्यूल को यूज़ करता है, इसलिए हम उसको केरोसिन नहीं बोलते हैं, इजरोसिन बोलते हैं। सो बेसिकली अगर आपसे पूछे ग्रीन प्रोपेलेंट में क्या क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन ग्रीन फ्यूल, लिक्विड मीथेन और इजरोसिन। इसके बेनिफिट्स रहेंगे, फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर कैन प्लेस सेपरेट सो दैट इट कैन बी स्विच्ड ऑफ। इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को हम अलग अलग डालेंगे ताकि हम स्विच ऑफ कर सके। अब हमारा थर्ड है इसमें क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का जो टेम्परेचर होता है आपका वो लेस देन 150 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। और इसमें लिक्विड हाइड्रोजन होते हैं जो -253 डिग्री सेल्सियस रहती है, और लिक्विड ऑक्सीजन होते हैं जो -183 डिग्री सेल्सियस रहती है। 1983-84 में इंडिया और सोवियत यूनियन हैव एग्रीमेंट, सेंड योर इंजन्स वी विल ट्रेन इंजीनियर्स वी विल ट्रेन दैम, ठीक है। बेसिकली स्टार्टिंग में हमें क्रायोजेनिक जो फ्यूल है वो हैंडल करना नहीं आता था, क्योंकि हम लोगों ने डेवलप भी काफ़ी लेटर ऑन किया था, तो इसलिए इंडिया और सोवियत यूनियन ने उस टाइम पे, ये 83-84 की बात है, एक एग्रीमेंट साइन किया था जहाँ पे इंडिया को बोला गया था सोवियत यूनियन ने कि आप अपने इंजीनियर्स भेज दीजिए, हम उनको ट्रेन करना सिखा देंगे किस तरीके से हैंडल करना है क्रायोजेनिक फ्यूल को और उसके क्या क्या एडवांटेजेस एंड यूजेस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा सोवियत यूनियन एंड USA के बीच ये एग्रीमेंट हो ही रहा था, ठीक है। लेकिन उस सोवियत यूनियन और इंडिया के बीच एग्रीमेंट हो ही रहा था, लेकिन उससे पहले आपका सोवियत यूनियन और USA ने एग्रीमेंट कर लिया, और उन्होंने कहा USA हैव देयर क्रायोजेनिक टेक्निक्स बिफोर रशिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा टू क्रायोजेनिक टेक्निक्स एंड इंजन्स, और USA ने डिनाई किया हमारे लिए। USA ने बेसिकली ये कहा कि हमारे पास भी क्रायोजेनिक इंजन्स है और आपके पास भी क्रायोजेनिक इंजन्स है सोवियत यूनियन को, तो आप इंडिया की हेल्प ना कीजिए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा आगे जाके फ्यूचर में इंडिया जो है हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ाएगा, सो इट्स बेटर कि आप अभी इंडिया की जो इतनी हेल्प है वो ना करें। सो USA सेड देयर इज MTCR, दैट इज़ तो मतलब ये आपकी एक ट्रीटी होती है, मिसाइल टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल रिजिम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी कंट्री इसका पार्ट नहीं है तो बेसिकली आप उसको क्रायोजेनिक फ्यूल, क्रायोजेनिक रॉकेट सेल नहीं कर सकते। तो सोवियत यूनियन ने कहा कि इंडिया हमारा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, तो हम कैसे इंडिया के लिए डिनाई कर दें। तो उसके बाद आपके USA ने कहा कि आप उनको MTCR का हवाला देके मना कर दीजिए, और ये 1991 में ही आई थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि क्रायोजेनिक इज़ अ पार्ट ऑफ GSLV, दैट इज़ जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, रॉकेट का नाम है ये, ठीक है। तो हम इसलिए इसके पार्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो MTCR के मेंबर है बस उन्हीं को ही मिलेगा। सो इंडिया ने क्या किया, MTCR का साइन कर ली 1992 में। सो इंडिया सेड अब हम पे रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं, तो आप हमें अब टेक्नोलॉजी दे दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद रशिया सेड नो टेक्नोलॉजी, ओनली 7 क्रायोजेनिक इंजन। मैं ये आपको बैक स्टोरी बता रही हूँ बिटवीन द कन्वर्सेशन, सॉरी अमंग द कन्वर्सेशन रशिया और जो इंडिया की हुई थी, उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, और उसके बाद रशिया और जो आपके USA की हुई थी। कैसे रशिया पहले हमें देना चाहता था, लेकिन उसको USA ने मोटिवेट किया ना देने के लिए, तो उसके बाद USA ने कहा आप बोल दीजिए उनको MTCR इंडिया ने साइन नहीं किया, इसलिए नहीं दे सकते हैं। देन इंडिया ने 1992 में MTCR को, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम को साइन कर लिया। देन रशिया सेड नो टेक्नोलॉजी, हम सिर्फ आपको 7 क्रायोजेनिक इंजन दे सकते हैं, ठीक है, 7 GSLV ओनली, हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, आप टेक्नोलॉजी बैक या मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद सीख लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आप मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, आप हमें यही दे दीजिए। तो जो बेसिकली आपका क्रायोजेनिक होता है वो एक आपका अपर स्टेज प्रोग्राम होता है, ठीक है। और अब इंडिया उनमें से मतलब टोटल आपके पास 4 कंट्रीज़ के पास ही आपके क्रायोजेनिक इंजन की कैपेबिलिटी है, और इंडिया उनमें से एक है। सिंस 2010 ऑल GSLV बेस्ड ऑन इंडिजिनियस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। हमारी कंट्री में अब जितने भी 2010 के बाद से GSLV इंजन बनते हैं वो सब आपके क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बेस पे ही बनते हैं। आज जो हमारे पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो 2 टाइप की है। एक तो है आपकी CE 7.5/6
C12। ये आपका C मतलब क्रायोजेनिक अपर स्टेज है और ये आपके इंजन की हॉर्स पावर है। 12 मतलब 12 टन्स ऑफ प्रोपेलेंट्स है, ठीक है। एक है आपका क्रायोजेनिक 20, ठीक है, C25, इसकी कैपेसिटी 25 टन है, इसका थर्स्ट जो है 20 किलो न्यूटन है। सो ये आपका और ज़्यादा बड़ा इंजन हो गया। तो बेसिकली हमने खुद ही डेवलप किया 2010 के बाद से। अब जो हमारी लिक्विड हाइड्रोजन है वो रिप्लेस्ड विद केरोसिन एंड कॉल्ड सेमी क्रायोजेनिक स्टेज। अगर कोई आपको बोले कि इसमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन है इसका या सेमी क्रायोजेनिक स्टेज है, इसका मतलब क्या है, उसमें आपके लिक्विड हाइड्रोजन ने रिप्लेस किया है केरोसिन के साथ, ठीक है। तो बेसिकली उसको हम बोलते हैं कैरोलेक्स। और उसमें क्या होगा, आपका केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन होगी बस। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, ग्रीन प्रोपेलेंट में हमारे पास लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड मीथेन और इसरोसिन है। लेकिन हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर देते तो ऑक्सीडाइजर के लिए ऑक्सीजन तो हमें चाहिए और केरोसिन तो हमारे पास होगा, इसलिए हम इसको कैरोलेक्स बोलते हैं। जो हम NGLV बनाएंगे, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स, उनमें हम ये फ्यूल यूज करेंगे। ये पेट्रोलियम बेस्ड होगा, केरोसिन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट चलते हैं। लिक्विड में आपका UDMH है, दैट इज हमारा ये वाला UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजिन, और MMH दैट इज मोनोमिथाइल हाइड्रोजिन, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे लॉन्च व्हीकल में से एक कैटेगरी दैट इज साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट आपका रोहिणी है। अभी हम आगे उसको डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से नीचे दे रखा है। पहले हम थोड़ा इसकी बैक स्टोरी जान लेते हैं। मैं आपको इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी कि आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, आपको पता चलेगा ये ऐसा हुआ था तो इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या थी, ऐसा क्या रीजन था कि ये होना पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या होता है, देखो जो मेट्रोलॉजिकल बलून होता है वो आपका जो मैक्सिमम हाइट है वो 40 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है एयर में। तो अगर ये आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है तो 40 किलोमीटर तक तो आपका मेट्रोलॉजिकल बलून चला जाएगा, ठीक है। सैटेलाइट जो है आपकी वो 160 किलोमीटर से नीचे नहीं आ सकती। तो ये जो बीच का जो गैप होता है इसको हमें कौन बताएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस कंट्री की कितनी सैटेलाइट है, कौन सी मिसाइल है, ठीक है। इसलिए हमें अपना साउंडिंग रॉकेट जो है रोहिणी बनाना पड़ा। ये मैंने डायग्राम से समझा रखा है कि आपका बलून 40 किलोमीटर तक की हाइट तक जा सकता है, लेकिन सैटेलाइट आपकी 160 किलोमीटर तक रहेगी। तो यहाँ पे बीच का जो एरिया है यहाँ पे कोई नहीं होता है। तो इसकी जानकारी के लिए हमने साउंडिंग रॉकेट बनाया जिसका नाम है रोहिणी। सो रोहिणी इज अ साउंडिंग रॉकेट। इसके 2 स्टेजेस हैं आपके, ठीक है, और दोनों सॉलिड फ्यूल पे चलती है दोनों स्टेजेस, ठीक है। और ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है। बेसिकली हमारे पास इसके वेरिएशन है RH200, RH300 एंड RH500। इसका डायमीटर जो है ऑफ एग्जॉस्ट का वो 200 मीटर्स तक है। देन उसके बाद ये लॉन्च किया जाएगा। हमारा जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन है ये बालासोर के पास है आपका, ठीक है, थुम्बा से। और RH300 और RH560 जो है लॉन्च करे जाएंगे सतीश धवन स्पेस स्टेशन से, ठीक है। इन 1963 UN वर्ल्ड्स बेस्ट लॉन्च स्टेशन फॉर साउंडिंग रॉकेट जो था वो थुम्बा ही था। वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग साउंडिंग रॉकेट सैटेलाइट्स फॉर अदर कंट्रीज 1960 ऑनवर्ड्स के बाद से। हम 1960 के बाद से और कंट्रीज के लिए भी साउंडिंग रॉकेट सैटेलाइट्स जो है कर रहे हैं लॉन्च। लेकिन क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि थुम्बा ही क्यों? अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम उसका आंसर जान लेते हैं कि वाई थुम्बा। क्योंकि जो आपका थुम्बा है वो इक्वेटर के एक तो बिल्कुल पास में है और आपके मैग्नेटिक इक्वेटर जो होता है उसके नियर बाय है। तो वहाँ से लॉन्च करते टाइम मैग्नेटिक फील्ड्स भी और इक्वेटर की नेचुरल स्पीड भी दोनों बैलेंस रहती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लॉन्च करने में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट। इस तरीके से मैं आपको 7 to 8 आपके रॉकेट बताऊंगी। तो सबसे पहला आप काउंट करते रहना और नोट्स बनाते रहना, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टैग करके मेंशन कर देना, मैं ये नोट्स भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी। तो हमारा सबसे पहला जो रॉकेट था वो दैट इज रोहिणी था, ठीक है। अब हम सेकेंड हम बात करें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, ठीक है, SLV। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं जो कि चारों की चारों सॉलिड फ्यूल पे बेस होती हैं, ठीक है। जैसे रोहिणी में 2 स्टेजेस थी। इसका पर्पस है डेवलप करने का, टू डेवलप द टेक्नोलॉजी फॉर इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे कि जो हमारी अग्नि है वो आपकी इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सो वो जो अग्नि को जो भी लॉन्च करेगा, अग्नि में भी हमारे रेंज जैसे अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, अग्नि प्राइम, ये सब हम अपनी फर्दर वीडियोज में देखेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो बेसिकली जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है उसके लिए हमने SLV को लॉन्च किया है। देन उसके बाद हमारा है ASLV। इसकी फुल फॉर्म होते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें 5 स्टेज होते हैं और 5 की 5 सॉलिड होती है, ठीक है। देन हमारा है PSLV, जिसमें ये जो PSLV था इसी से हमने अपने बाकी के मिशंस किए थे। जैसे आपका चंद्रयान 1 हो गया, IRNSS जो हमारी सैटेलाइट है ये भी हम फर्दर पढ़ेंगे। एस्ट्रोसैट हो गया, ये भी हमारी एक सैटेलाइट है, ठीक है। और ये राइसेट जो अभी अभी हमारे 2 साल पहले प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर में आपके इंडियन ओशन में आके ये फॉल डाउन भी हो गई थी। सो ये सब आगे हम देखेंगे फर्दर लेक्चर्स में, लेकिन मैं आपको भी एग्जांपल्स दे रही हूँ कि ये सब हमने PSLV से लॉन्च किए थे।
बेसिकली इसमें 4 स्टेजेस होती है हमारी, ठीक है, SLV की तरह ही इसमें, लेकिन आपका ऐसा नहीं होगा कि 4 की 4 सॉलिड है। इसमें आपकी पहली सॉलिड है, देन लिक्विड है, देन फिर सॉलिड है, देन फिर लिक्विड है। इसमें 6 स्ट्रैप ऑन मोटर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी ऐसे 6 स्ट्रैप्स बनी होती हैं, ठीक है, और जितनी ज़्यादा स्ट्रैप्स होते हैं उतनी ज़्यादा आपकी पेलोड कैपेसिटी होती है। आपको बेसिकली ये याद नहीं रखना है, बट थोड़ा आइडिया रखना कि अगर ज़्यादा स्ट्रैप है तो ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी है, क्योंकि अगर मान लो यूपीएससी में आपका स्टेटमेंट आ जाए कि उसने स्ट्रैप तो सिर्फ 2 दिए हैं और पेलोड कैपेसिटी आपकी मान लो 2000 तक दी है, तो वो गलत हो जाएगा। इसकी 6 स्ट्रैप्स है, इसलिए इसकी लोड कैपेसिटी 1600 kg है। देन इसके 7 वर्जन है PSLV के। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, सिर्फ आपको 2 ही याद रखना है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। सबसे पहले PSLV CA मतलब कोर एलोन, ठीक है, CA की फुल फॉर्म है कोर एलोन। इसमें सॉलिड लिक्विड है, ठीक है, इसकी लोड कैपेसिटी 1100 kg है। उसके बाद हमारा है PSLV XL मतलब एक्सटेंडेड लेंथ, ठीक है। सो इसमें भी सॉलिड लिक्विड है। इसमें हमारे 6 स्ट्रैप्स ऑन मोटर हैं, ठीक है, और इसकी पेलोड कैपेसिटी 1800 kg है। एक तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये मोस्टली हमारे मिशंस में यूज़ किया गया है, चंद्रयान 1 में, मार्स ऑर्बिटल मिशन में, ठीक है, और आपका IRNSS जिससे हमने अपने इंडियन रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है, और एस्ट्रोसैट जो है आपकी फर्स्ट सैटेलाइट है जो इंडिया ने लॉन्च किया है ब्लैक होल को स्टडी करने के लिए। तो उसके लिए भी हमने PSLV XL यूज़ किया था, एक्सटेंडेड लेंथ वाला। और इसमें इसका ज़रूर याद रखना कि इसमें 6 स्ट्रैप है मोटर पे, 1800 जो है इसका kg पेलोड कैपेसिटी है, सॉलिड लिक्विड 4 इसके स्टेजेस हैं। अब हम अपने नेक्स्ट चलते हैं। इसरो ने फरवरी 2016 में एक साथ आपके 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, वो PSLV XL से किए थे। इसलिए मैं आपको कहती हूँ इसमें सिर्फ आपको 2 याद रखना है, एक PSLV XL, एक PSLV पोएम। तो इसरो ने जो 2016 में किए थे वो आपके PSLV XL से ही किए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया है कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है। जो इसरो है, इसरो शेयरिंग दिस टेक्नोलॉजी विद DRDO, ठीक है, और इसलिए जो रॉकेट कैरिंग आपकी सैटेलाइट्स होती है, मिसाइल कैरिंग जो है वेपन्स होते हैं। बेसिकली हम जब एक कोई भी रॉकेट बनाते हैं तो अगर वो उसका नाम रॉकेट है, इट मीन्स वो सैटेलाइट लेके जाएगा, और अगर वो मिसाइल हम उसको बोल रहे हैं, चाहे दिखने में एक जैसा है, फंक्शन भी एक जैसे रहेंगे, अगर लेकिन हम मिसाइल बोलते हैं तो वो वेपन लेके चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे ये MIRV मैंने लिखा हुआ है वो ये है, जब हमने PSLV XL से आपके 2016 में लॉन्च किए थे तो बार बार हमने स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ की टेक्नोलॉजी यूज़ किया था, क्योंकि 104 सैटेलाइट हम एक साथ तो छोड़ेंगे नहीं, जैसे एक एक करके 1 by 1, तो वो MIRV टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। इसकी फुल फॉर्म है ये कि मल्टीपल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स फॉर बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं। दे कैरी 3 to 10 न्यूक्लियर वॉर हेड ऑन 1 मिसाइल। बेसिकली अगर ये 3 से 10 जो है आपके न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकते हैं एक ही मिसाइल पे, मतलब ये बेसिकली मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकता है एक ही साथ 10 जगह तक, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से मैंने फिगर बनाई है। ये जैसे नीचे से आपने लॉन्च कर दिया, ऑब्वियसली इस पे वेपन है तो ये मिसाइल हो गई है, लेकिन ऊपर जाके ये इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शंस में खुल जाएगी और डिफरेंट टारगेट्स को हिट करेगी मैक्सिमम हाइट पे जाके, ठीक है। सो ये मैसिव रिटेलिएशन होता है अगर आपको किसी से जैसे बदला लेना होता है, कंट्रीज में लड़ाई हो जाती है तब। MTCR डू नॉट अप्लाई ऑन डोमेस्टिक प्रोग्राम, ओनली अप्लाइज ऑन ट्रांसफर। अभी मैंने आपको MTCR बताया था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला, ठीक है, पीछे। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो आपका MTCR है वो डोमेस्टिक प्रोग्राम पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इट अप्लाइज ऑन ओनली जब हम टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करते हैं। स्पेस एंड न्यूक्लियर डिफेंस आर एज वेल एज यूज टेक्नोलॉजी। तो ये ज़रूरी नहीं है हम MTCR की बंदिश में आके अपने टेक्नोलॉजी को एडवांस ना करें, क्योंकि वो हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम्स पे अप्लाई नहीं होता है। देन हमारे इसके बाद 4th है PSLV, दैट इज़ PSLV DL मतलब डेवलपमेंटल पोएम। अब देखो PSLV ऑर्बिटल जो पोएम है ये दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपकी 4 स्टेजेस होती हैं, सॉलिड लिक्विड, और इसमें 2 स्ट्रैप होती है मोटर पे। इसकी पेलोड कैपेसिटी है 1250 kg तक, ठीक है। इसमें जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है फ्यूल की, वो इस तरीके से होती है कि फर्स्ट स्टेज का फ्यूल इंजन है गोन, ठीक है, सेकंड स्टेज का, थर्ड स्टेज का, लेकिन जो आपकी 4th स्टेज है वो डेलिबरेटली रिमेन अटैच रहते सैटेलाइट के साथ। मतलब अब तक कैसे होता था कि अगर आपका एक सेकेंड, जैसे अगर ये आपका रॉकेट है तो ये आपके मान लीजिए फर्स्ट स्टेज है, तो जैसे ये चली जाएगी, जैसे फिर यहीं पे सेकंड स्टेज है वो चली जाएगी, थर्ड स्टेज है वो चली जाएगी, फिर 4th स्टेज है उसको भी जाना था और उसमें से सैटेलाइट आपकी रिलीज होती थी। लेकिन इस वाले पोएम में क्या होगा, आपकी 4th स्टेज पे जो सैटेलाइट है वो साथ ही में रहेगी रॉकेट के साथ और वो नहीं जाएगी, ठीक है।
इसलिए सो दैट इट कैन स्टेबलाइज एंड ऑल्सो गिव अस इन्फॉर्मेशन, नो नीड टू लॉन्च रोहिणी नाउ। अब जब हमारे पास PSLV पोएम है, क्योंकि इसमें 4 स्टेजेस है और 4th स्टेज आपकी सैटेलाइट के साथ अटैच रहती है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए शायद अब हम रोहिणी रॉकेट जो था हमारा, मैंने सबसे पहले आपको जो पढ़ाया था 2 स्टेज वाला, उसको लॉन्च ना भी करें, ठीक है, क्योंकि हमें यही इन्फॉर्मेशन दे देगा वेदर फोरकास्ट की जो हमें चाहिए थी। अब इसमें हमारा 5th आता है PSLV में, मैंने कहा था 7 है। PSLV QL, ये सब आपको इतने लर्न नहीं रखने, लेकिन आपको PSLV XL दैट इज एक्सटेंडेड लेंथ एंड PSLV पोएम ये ज़रूर याद रखना है। देन PSLV QL, जिस पे भी आपकी 4 स्टेजेस होती है, ठीक है, इसका 1550 kg पेलोड कैपेसिटी है। देन PSLV हाई परफॉर्मेंस, इसमें भी आपकी 4 स्टेजेस है, इसमें 6 स्ट्रैप ऑन मोटर है, पेलोड कैपेसिटी 2000 kg। देन PSLV 3S, इसमें आपके 3 स्टेजेस है, सॉलिड एंड लिक्विड, लेकिन इसमें मोटर पे कोई स्ट्रैप नहीं देखी, इसलिए इसका जो पेलोड कैपेसिटी है, मतलब ये जितना स्पेस में सामान लेके जा सकता है वो सिर्फ 500 kg तक है। उसके बाद आपका आता है SSLV, वी आर डेवलपिंग कुलासेकारीपट्टनम, जो भी मैंने आपको बताया था, वहाँ से अगर हम लॉन्च करेंगे तो हम SSLV से करेंगे, दैट इज स्पेस पोर्ट लॉन्च स्टेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये इसकी फुल फॉर्म है, स्पेस पोर्ट लॉन्च स्टेशन, ठीक है। इसमें टू अवॉइड श्रीलंका, एक तो हमें श्रीलंका को क्रॉस करके नहीं जाना पड़ेगा, फ्यूल कंजम्पशन लेस हो जाएगी, कॉस्ट लेस हो जाएगी, और प्राइवेट प्लेयर्स की भी इसमें एंट्री हो जाएगी। इसमें 3 स्टेजेस हैं और तीनों सॉलिड हैं, इसलिए इसकी पेलोड कैपेसिटी सिर्फ 500 kg तक है, ठीक है। ये व्हीकल ऑन डिमांड है, मतलब ये एकदम से हम रेडी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पहले से ही काफ़ी टाइम से कि इससे पहले टाइम चाहिए होगा रेडी करने के लिए। इसरो मेक इट ऑलवेज कि रेडी आओ, कभी भी आओ और लॉन्च कर लो, ठीक है। मल्टीपल सैटेलाइट कैन लॉन्च इन अ सिंगल फ्लाइट, ठीक है, सैंपल ऑफ बोथ वर्टिकल और हॉरिजेंटल। PSLV एंड GSLV ओनली असेंबल्ड वर्टिकली, बेसिकली जो आपके PSLV और GSLVs थे उनको हम वर्टिकली ही असेंबल कर सकते थे, लेकिन आपका जो SSLV है ये हमारा 5th है, ठीक है, इसको हम वर्टिकली और हॉरिजेंटली एक साथ कर सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको सारे रिवाइज करा दूंगी। उसके बाद हमारा GSLV दैट इज जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इसमें आपका सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, इसमें हमने क्रायोजेनिक डेवलप कर लिया था, इसलिए इसमें आपका क्रायोजेनिक भी आता है। और GSLV में आपके 3 मेजर है, Mark 1 जनरेशन, Mark 2 और Mark 3। Mark 3 जो जनरेशन है उसमें आपको याद रखना है, बस उसी का ही याद रख लीजिए कि सबसे ज्यादा आपके इंजन की जो हॉर्स पावर होती है उसी में होते हैं, CE20 से C25 तक। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमने चंद्रयान 3 को किससे लॉन्च किया है और आदित्य L1 को भी, ठीक है। देखते हैं आप लोगों को कितना पता है, और अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेशन में मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगी। इसकी पेलोड कैपेसिटी होती है 60 to 10 टन तक, ठीक है। और ये लो अर्थ ऑर्बिट है में लॉन्च किया जाएगा मेजरली, जहाँ पे आपकी हाइट होगी 160 to 2000 किलोमीटर, और ये जियो स्टेशनरी है, दैट इज 3600 किलोमीटर्स तक हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि इसकी जो पेलोड की कैपेसिटी है वो 4 टन तक की है, इसकी ग्रेटर हाइट है, ठीक है। उसके बाद है इसमें Mark 3 जनरेशन का, ये बेसिक डिस्क्रिप्शन था आपका GSLV का, लेकिन जो Mark 3 जनरेशन है उससे हमने आपका चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, और गगनयान भी, गगनयान आपका मतलब करेंगे हम, एक मैन मिशन है, ठीक है, तो वो हम गगनयान इसी से लॉन्च करेंगे, और चंद्रयान 2 हमने इसी से किया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए आंसर, हु कैन लॉन्च मल्टीपल सैटेलाइट, ठीक है। मल्टीपल सैटेलाइट कौन कौन इसमें से जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा आंसर अभी तक। इसका आंसर रहेगा सारे ही हैं, GSLV, PSLV, SSLV, सब आपके एक साथ मल्टीपल सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। देन इसरो विल कवर 1st and 2nd स्टेज। अब इसरो चाहता है कि वो इस तरीके से रॉकेट बनाए जिसमें आपकी 1st और 2nd स्टेज वापस आ जाए, ठीक है, कम बैक, ऐसा ना हो स्पेस में डिस्ट्रॉय हो जाए या स्पेस में ही रह जाए। तो ठीक है, GSLV Mark 3 जो है आपका पार्शियली कम बैक, वो इसलिए पार्शियली रीयूजेबल उसमें हम कह सकते हैं, तो इसलिए हमारी जो फ्यूल की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। जो आपका GSLV है उसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो लिक्विड है वो हमारी ओजोन के लिए कैंसर कॉजिंग फ्यूल है, इसलिए हम सोच रहे हैं उसकी जो 2nd स्टेज है लिक्विड वाली उसको रिप्लेस कर दे सेमी क्रायोजेनिक से। और सेमी क्रायोजेनिक में हमने पढ़ा है उसमें आपका केरोसिन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है, कैरोलॉक्स जिसको हम बोलते हैं, ये उसकी दोबारा से वही मैंने बता दिया इंजन की पावर है। तो स्ट्रॉन्ग क्रायोजेनिक टू हैव मिशंस ऑन 16 साइके एस्ट्रॉयड विच इज हाईली मिनरल रिच कैन अफेक्ट इकोनॉमी इन अ पॉजिटिव वे। ये आपका करंट अफेयर चल रहा था कि अगर हमारे पास एक एस्ट्रॉयड है, ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्रायोजेनिक फ्यूल होता है तो हम वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं उसको 16 साइके एस्ट्रॉयड को, और वहाँ से मिनरल लेके आ सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी में एकदम से बूस्ट देगा, $700 to $10 to the power 18 का, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है RLV,
ठीक है। RLV हमारा एक स्पेस शटल है, इट गोज इन स्पेस एंड कम बैक, और इसकी कॉस्ट है सिर्फ 50 करोड़ की, ठीक है, कंपेयर टू GSLV। उसके बाद हमारी इसमें 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में सेमी क्रायोजेनिक है कैरोलॉक्स, जो मैंने अभी आपको बताया था, केरोसिन प्लस ऑक्सीजन, और सेकंड स्टेज इज क्रायोजेनिक, जिसमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों यूज होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका मार्क 3 या LVM-3, ठीक है, इज यूज्ड इन गगनयान नॉट RLV टेक्निक्स। जब हम गगनयान में आपका LVM-3 या मार्क 3 जनरेशन से हम उसको सैटेलाइट को भेजेंगे। 8th हमारा जो लास्ट है दैट इज NGLV, जो अभी मैंने आपको बताया था पीछे। NGLV हमारा ये भी सेम RLV की तरह ही होगा, ठीक है, बट हैविंग 3 स्टेजेस। इसमें हमारे 3 स्टेजेस होंगे। सो देयर आर 5 कंट्रीज ऑन दिस प्लेनेट हु वर्किंग ऑन दिस एंड वी आर वन ऑफ देम। सो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। सो आज मैंने आपको ये 8 जो हैं आपके बता दिए हैं व्हीकल्स किस तरीके से हैं। नेक्स्ट हम अपने पार्ट में बाकी टेक्नोलॉजीज करेंगे, ठीक है। अवतार क्या होता है, ठीक है, आपके सैटेलाइट्स में आपकी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हो गई, आपकी IRS कैर्टोसैट हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका IRNS हो गया, ये सब हम देखेंगे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इनके ऑर्बिट्स, ये नेविगेशन सैटेलाइट जो मैं भी आपको बता रही थी, हम IRNS और गगन पढ़ेंगे। ये सब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।